अध्याय 2 विलयन अभी हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन के प्रकार, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स, जिसमें उसके प्रकार निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप के बारे में चर्चा किए थे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इजी है, आपको समझ में आएगा। बस आपको पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो को आप जरूर देखें, जिसमें राउल्ट का नियम के बारे में जिक्र है। यदि राउल्ट का नियम हम नहीं समझे तो हमको आगे का ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो हमको राउल्ट के नियम को समझना आवश्यक है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देख लें। तो आज का हमारा टॉपिक है अणु संख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अणु संख्य कॉलिगेटिव, जो कॉलिगेटिव शब्द ये लैटिन भाषा के को मीन्स एक साथ और लाइगर मीन्स आबंधित, एक साथ आबंधित से बना है। तो जो विलयनों के अणु संख्या गुण क्या होता है, जो अणु संख्या गुण है ये विलयनों का है। ये क्या होता है, इसमें विलय के कणों की संख्या पर निर्भर होता है, ये उसकी विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि विलय की प्रकृति, ये ठोस है, विलय ठोस है कि विलय द्रव है कि विलय गैस है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा कि विलय के कण विलायक में कितने मौजूद हैं, कम मात्रा में विलय पदार्थ हैं कि अधिक मात्रा में विलय पदार्थ हैं, इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर विलय के कण को अणु या आयन के रूप में लिया जाता है। तो अणु संख्या गुण, जो विलयनों का अणु संख्या गुण है, वो कौन कौन से हैं ये हमने पहले भी जिक्र किया था, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन से मतलब है घटना। विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन यानी बढ़ना। विलायक के हिमांक का अवनमन और विलायक का परासरण दाब। तो आज के वीडियो में हम विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को पढ़ेंगे। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वाष्प दाब जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, यदि उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाए तो विलयन बन जाएगा। अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ से बना हुआ विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम रहता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा और अवाष्पशील विलेय से मिला हुआ विलयन, ये इसके वाष्प दाब कम होगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। और अधिक यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब P विलयन में विलायक का वाष्प दाब PA के बराबर होगा। हमने राउल्ट के नियम से हमने ऐसा पढ़ा है कि P समानुपाती XA। तो P समानुपाती XA, तो P जो है ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। तो हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक का वाष्प दाब के बराबर होता है। वो क्यों होता है ये आपको पहले बता दिया गया है। तो P इक्वल टू PA हम ऐसा लिख सकते हैं, समानुपाती होता है XA। ये जो XA है ये विलायक का मोल प्रभाज है। या फिर हम इसको यहाँ पर P इक्वल टू PA लिखे हैं, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट PA समानुपाती है XA के, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका समानुपाती का इसको साइन को हटाने के लिए हम समानुपाती स्थिरांक K लेते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण को ये एक नंबर दे देते हैं, ये समीकरण जो है दूसरा नंबर। अब यदि शुद्ध विलायक के लिए यदि लिया जाए तो XA इक्वल टू 1 और PA इक्वल टू P0A यदि लेते हैं, तो जो P0 ये क्या है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
सभी में पूरे चैप्टर में जो PA है वो विलयन का वाष्प दाब, जो P0A है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो A हमने पहले भी बताया है कि जो A है वो विलायक के लिए रहेगा और जो B है वो विलेय पदार्थ के लिए रहेगा। जैसे XA लिए हैं तो विलायक का मोल प्रभाज, XB लिए हैं तो विलेय का मोल प्रभाज। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे तो कभी भी कहीं भी गलती नहीं होगी। अब समीकरण 2 में XA और PA की वैल्यू को रख देंगे। तो ये इसमें यदि वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि XA इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो, और PA इक्वल टू क्या रखना, P0A। तो यहाँ पर हम P0A रख दिए और ये यहाँ पर ये XA की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर P0A इक्वल टू K, ये हमको मिल जाएगा। अब यदि हम समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये यहाँ पर K की वैल्यू को हम इस पर रख देंगे समीकरण 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू P0A इंटू XA। इसको हम समीकरण 4 दे देते हैं। अब यदि विलेय का मोल प्रभाज XA हो तो हमको पता है कि जो विलयन है, विलयन के अवयवों के मोलों की संख्या के योगफल के बराबर उसका इकाई होता है। तो जो मोल प्रभाज हमने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, मतलब प्रत्येक अवयव विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योग हमेशा 1 होता है। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB, ये हमारा निकल जाएगा। अब समीकरण जो 4 हमको मिला है, समीकरण 4 में जो PA इक्वल टू P0A इंटू XA है, तो जो XA है वहाँ पर हम इसमें वैल्यू रख देंगे XA की, तो PA इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस XB, ये हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर P0A को हम इससे इंटू कर देंगे तो PA इक्वल टू P0A माइनस P0A XB, ये हमको मिल जाएगा एक समीकरण। इसके बाद यदि हम इसको XB को अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। यहाँ पर हमने जो P0A है इसको इधर कर दिया है तो यहाँ पर हमको P0A माइनस PA इक्वल टू P0A XB ये मिला और फिर हम XB की वैल्यू निकाल लिए। तो ये जो समीकरण मिला ये जो है हमने इसको 6वां नंबर दे दिया। अब जो समीकरण 6, ये इस समीकरण में जो केवल P0A माइनस PA है, केवल ये, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और जब हम इस पूरे की बात करते हैं P0A माइनस PA अपॉन P0A की, तो ये कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, यदि हमको एग्जाम में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछता है तो हमको यहाँ तक कि इसको सॉल्व करना है। हमको वाष्प दाब में अवनमन भी पता चल गया इस समीकरण से और इस समीकरण से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी पता चल गया। तो हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए इस समीकरण तक के सॉल्व करेंगे। अब यदि उसको आगे मोल प्रभाव से संबंधित करता है तो हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, जो समीकरण 6 है उसको हम और कैसे लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB होता है, तो यहाँ पर जो XB की वैल्यू है उसको हम समीकरण 6 में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। तो यदि यहाँ पर तनु विलयन के लिए यदि इसको लिया जाए तो NB की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी NA से, क्योंकि तनु विलयन बोल रहा है तो तनु विलयन का मतलब क्या है कि जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी और विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। तो जो विलायक है वो अधिक होने पर, विलेय की मात्रा कम होने पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो NB है इस NB को हर से हटा देंगे। तो यहाँ पर इसको हटा देने से क्या लिख सकते हैं इस समीकरण को, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन NA। इसको हम समीकरण 7 दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। अब इसके आगे अब हमको पता है कि NB इक्वल टू WB अपॉन MB और NA इक्वल टू
WA/MA होता है। तो हम जो समीकरण 7 मिला है उसमें NA और NB की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू WB/MB अपॉन WA/MA। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा हमको P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू WB/MB इंटू MA/WA। तो यहाँ पर WA और WB और MB क्या है, जो WA WB है वो विलायक और विलेय की मात्रा है कि कितना मात्रा उसमें जो विलायक है, विलायक की कितनी मात्रा है, यानी WA विलायक की मात्रा और WB विलेय की मात्रा, और जो MA है ये विलायक का मोलर द्रव्यमान और MB है वो विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है। तो जो हमारा समीकरण 6 हमको मिला था, समीकरण 6 में हमें जो मिला है उसको हम उसके आधार पर राउल्ट के नियम को कैसे परिभाषित करेंगे कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, क्योंकि हमको क्या मिला था वहां पर P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू XB। तो वहां पर XB क्या है, विलेय के मोल प्रभाज, और जो हमारा P0A माइनस PA/P0A है वो क्या है, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो जो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ऐसा लिख करके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हमको इसको भी ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस से आपको राउल्ट के नियम को सिद्ध कीजिए करके देता है। और समीकरण 6 से हमको और क्या पता चलता है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मान विलेय के मोलर सांद्रण या मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। मतलब XB की वैल्यू यदि हमको पता है तो हम इधर P0A माइनस PA/P0A जो दिया है उसकी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, या कहिए कि यदि हमको P0A और PA का वैल्यू मिला हुआ है तो हम XB की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए क्या बोला गया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखो विलेय की प्रकृति की कोई बात हुई क्या, नहीं, इसमें विलेय के कण की बात हो रही है, तो जो कि एक क्या है, अणुसंख्या गुण है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर इसमें जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या राउल्ट के नियम से हमको जो समीकरण मिला है उसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। तो हमारा आगे का टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। तो जैसा हमको पता है कि जो राउल्ट के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के सूत्र से हम विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो यदि हम मान लेते हैं कि किसी विलयन में MB अणुभार वाले अवाष्पशील विलेय के WB ग्राम को MA अणुभार वाले विलायक के WA ग्राम में घुले हों, मतलब कि जो विलायक है, विलायक की मात्रा कितनी है, WA ग्राम, और उसका अणुभार कितना है, MA। तो इस विलायक में यदि अवाष्पशील विलेय की मात्रा WB ग्राम घुली हो जिसका अणुभार MB हो, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या NB इक्वल टू WB/MB और विलायक के मोलों की संख्या NA इक्वल टू WA/MA। और राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम में हमने देखा था कि P0A माइनस PA/P0A इक्वल टू XB, और वहाँ पर XB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, NB/NA प्लस NB। तो हमने इसको समीकरण 1 दे दिए। अब इसके आगे यहाँ पर समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, NA और NB की वैल्यू को
रख देंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, P0A माइनस PA माइनस अपॉन P0A इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। अब चूंकि हमने अभी NA और NB की वैल्यू को देखा, तो यहाँ पर हम NA और NB की वैल्यू को रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA। अब यहाँ पर यदि हम तनु विलयन के लिए ले रहे हैं इसको, तो अभी हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो तनु विलयन है इसमें विलेय के मोल की संख्या जो विलायक है उसके मोल की संख्या की तुलना में बहुत ही कम होगा। तो हम क्या करेंगे, जो विलेय के मोल की संख्या जो हर में दी गई है उसकी उपेक्षा की जाएगी। तो उपेक्षा की जाएगी तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। मतलब इस समीकरण से यहाँ पर WB अपॉन MB को उपेक्षा कर दी जा रही है, उसको हटा दिया जा रहा है। क्यों हटा दिया जा रहा है ये आपको बता दिए अभी कि विलेय के मोल की संख्या बहुत कम है, क्योंकि विलयन कैसा है, तनु विलयन दिया जा रहा है। तो और इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। अब इसको आगे पक्षांतर करेंगे। हमको क्या ज्ञात करनी है, विलेय का अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो यहाँ पर हम MB की गणना करनी है हमको। तो इसको हम जब पक्षांतर कर देंगे तो ये जो है इधर चला जाएगा, तो P0A, तो P0A का इंटू हम इसमें कर देंगे, तो ये पक्षांतर कर देंगे, त्रिया गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, WB इंटू MA इंटू P0A, और इसकी वैल्यू जो है इधर पक्षांतर हो जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA इंटू WA। तो यहाँ पर जो P0A है ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अभी आपको जब वीडियो शुरू होने के पहले में ही आपको बताया गया कि P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PA विलयन का वाष्प दाब, जो WB है वो अवाष्पशील विलेय का भार, और WA विलायक का भार, MA विलायक का अणुभार, और MB अवाष्पशील विलेय का अणुभार है। तो हमको राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण में यदि हमको WB, MA, P0A और PA, WA की वैल्यू यदि ज्ञात होगी तो हम MB की गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को पढ़ा और अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।